गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 का जो कि एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का चैप्टर 6 हमारा चल रहा था, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हम पहुँच चुके हैं इसके लेक्चर 3 में, जो कि है हमारा किरचॉफ के नियम। ठीक है, एक हमारे महान वैज्ञानिक थे किरचॉफ। ठीक है, उन्होंने अपने नाम पर ही इस फार्मूले को रख दिया था। ठीक है, जो हमारा ये डेरिवेशन होगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इसको बिना स्किप किए हुए एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूँगा, ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ किरचॉफ के नियम, और हमारा चैप्टर 6 चल रहा है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत इलेक्ट्रिक यानी सर्किट। ठीक है, वैद्युत परिपथ चल रहा है। तो अब बात करते हैं किरचॉफ के नियम यानी किरचॉफ लॉ क्या है, वास्तव में क्या है, इतना क्यों फेमस है भाई किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इसको फेमस होने के लिए इसका हम राज जानते हैं क्या है इसमें। ठीक है, क्या खास है, क्या होता है कि देखते हैं कि किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में, अभी हमने संधारित्र पढ़ा था इससे पहले, फिर वैद्युत परिपथ में हमने देखा किस तरीके से प्रतिरोध लगाए जाते थे, उनमें कैसे अवरोध उत्पन्न होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जटिल परिपथ होते हैं, कुछ ऐसे जटिल परिपथ होते हैं जिनको हम आसानी से उनका मान नहीं ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर किरचॉफ के नियम की, यानी जो हमारा चैप्टर था बेटा, उसी चैप्टर का जो हमारा मुख्य अंश है वो हमारे सामने है। ठीक है, तो किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध तथा बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के दो नियम प्रस्तुत किए। जो किरचॉफ थे उन्होंने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी हमारा देखिए अंडरलाइन पॉइंट है ये, तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, जो कि ओम के नियम पर ही आधारित है। जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा था V = IR। ठीक है, जो कि हमारे ओम के नियम पर ही आधारित है। जब ओम के नियम पर आधारित है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो कि ओम के नियम पर ही आधारित है, इन नियमों को ही हम क्या किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। और हमने बताया कि ये नियम कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला बेटा हमारा आता है संधि का नियम। क्या आता है, संधि का नियम। संधि का नियम अथवा, ठीक है, दोनों नाम हमें याद रखने हैं यहाँ पर, अथवा धारा का नियम, अथवा धारा का नियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा टॉपिक। अगला होता है हमारा, एक तो होता है हमारा संधि का नियम अथवा धारा का नियम। बोर्ड एग्जाम में आएगा बताइए संधि का नियम क्या होता है, तब भी आपको यही सॉल्व करना है। पूछेगा कि धारा का नियम बेटा क्या होता है, तब भी हमको इसी के बारे में जानकारी देनी होती है। दूसरा हमारा होता है लूप का नियम। कैसा, लूप का नियम। लूप का नियम, ठीक है, किसका, लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। काहे का, वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे आते हैं वोल्टता का नियम। तो इस तरीके से हम, यानी इसको कह सकते हैं संधि का नियम यानी जंक्शन लॉ
एंड करंट लॉ, ठीक है, जंक्शन लॉ एंड करंट लॉ यानी संधि का नियम अथवा धारा का नियम, ठीक है, लूप का नियम यानी लूप लॉ एंड और वोल्टता यानी वोल्ट्स लॉ, ठीक है, कुछ इस तरीके से यानी वोल्टेज लॉ, संधि का नियम हम इसको कह सकते हैं जंक्शन लॉ और करंट लॉ, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संधि का नियम क्या होता है। किसकी बात करेंगे? संधि का नियम क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर संधि के नियम की। संधि का नियम देखते हैं, यानी संधि, संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ से, संधि का अर्थ होता है जोड़ से, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में, यानी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक परिपथ यानी इलेक्ट्रिक पथ होगा, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बेटा? शून्य होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो हमारा बीजगणितीय यानी जो अलजेब्रिक योग होता है, बीजगणितीय योग, सॉरी क्या हुआ, बीजगणितीय योग यहाँ पे लिख देंगे, छूट गया, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा? 0, ठीक है। बीजगणितीय योग हमारा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम संधि का नियम अथवा धारा के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो हम बात इसको हम कैसे फिगर इसका हम कैसे बनाते हैं, जैसे बीजगणितीय योग किस तरीके से शून्य होता है, ठीक है, किस तरीके से शून्य होता है। तो हम देखते हैं कि एक हम पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट होगा जो कि हमारा बिंदु O होता है और इस तरीके से धारा चलती है, ठीक है, यहाँ से होता है, ये होगा एक हमारा, ये होगा और इस तरीके से, ठीक है। इसको हम I1 मानते हैं, I1 ये होता है, I2 ये I3 और ये हमारा I4, ठीक है, और इसको कहते हैं
I5 ये हमारा केंद्र बिंदु होता है जो कि होता है O, ठीक है। यानी I1, I2, I3, I4 और I5 यहाँ पर हमने विद्युत परिपथों को एक फिगर की सहायता से मान लेते हैं, ठीक है। एक फिगर की सहायता से देखते हैं, जो हमारा I1 होता है यहाँ पर धारा का मान बाहर की ओर दिखाई पड़ता है। यहाँ से धारा हमको बाहर की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। और जो I2 होता है और इसका एक पॉइंट I4 होता है, उसमें भी धारा का मान बाहर की ओर होता है। बाकी सब में धारा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी यहाँ पर यह है कि हम इन प्रतीक के द्वारा माने। हम देखेंगे अगर धारा अंदर की ओर जा रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर धारा बाहर की ओर आ रही है तो उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 धाराएं हैं हमारी I1, I2, I3, I4 और I5, और हमने यहाँ पे कहा भी है कि इनका बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, 0 होता है। एकदम सिंपल, यानी इनका 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 यानी इन सारी धाराओं का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं, इस नियम में संधि का अर्थ क्या है, जोड़ से है, नोट करेंगे। इस नियम में संधि का अर्थ काहे से है बेटा, जोड़ से है, जोड़ से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ से जो सारी धाराएं मिलती हैं, ठीक है, अर्थात वह बिंदु जहां पर अनेक धाराओं का उस बिंदु पर आना और वहां से दूर जाने का पता चलता है, क्या होता है, वह बिंदु जहां से अनेक धाराओं का या अनेक धाराओं के आने और जाने के बारे में पता चलता है। ठीक है, यानी वह बिंदु, ये पॉइंट हमारा, जहां से अनेक धाराओं के आने और जाने का क्या होता है, पता चलता है। यानी धारा आ रही है या जा रही है, यानी दूर आ रही है, दूर जा रही है या पास आ रही है, ठीक है। दूर जाने या पास आने का क्या होता है, पता चलता है। जैसे कि हमें उस, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, चित्र में देख सकते हैं, जो कि ओ संधि है, ये क्या है, बिंदु ओ, जो कि लिख सकते हैं, जो बिंदु ओ क्या है, संधि है, बिंदु ओ संधि है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके बारे में पता कर लेते हैं कि कहाँ से हमको धारा आने का पता चलता है और कहाँ से धारा के जाने का पता चलता है। जहां पर हमें दिखाई पड़ सकता है कि जहां बिंदु ओ संधि है, तो यहाँ पर 2 धाराएं, यहाँ पर देखिए 2 धाराएं I1, ये I1 और I4 बाहर की ओर जाती हुई देखिए प्रतीक हो रही हैं। जहां पर 2 धाराएं I1 और क्या होगा, जहां पर 2 धाराएं I1 और I4 क्या है, बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कि हमारा संधि बिंदु O है, तो यहाँ पर 2 धाराएं I2 और I3 और I3
प्रतीत हो रही हैं। देखिए दो धाराएं I2 और I3 क्या है, बाहर से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही। जो I2 और I3 आती हुई दिख रही है, जबकि तीन धाराएं कौन कौन सी, I1, I4 और I5, I1, I4 और I5, ये क्या है, संधि से दूर जाती हुई धाराएं, यानी जो संधि से दूर जा रही है। I1, I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पर लिख लेंगे हम, आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह द्वारा तथा जाने वाली धाराओं को यानी ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम, ठीक है, इसका थ्योरी हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह द्वारा और जाने वाली धाराओं को ऋण चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि यहीं पर हम क्या होगा, धारा और संधि के नियम को हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि तो इसके बाद में हम यानी इस चित्र में क्या करेंगे, संधि का नियम यानी बिंदु O पर संधि का नियम लगाने पर, बिंदु यहां से देख लेते हैं, बिंदु O पर संधि का नियम लगाने पर, ठीक है, जब बिंदु O पर हम संधि का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा I इक्वल टू 0, यही तो होगा, सिग्मा I इक्वल टू 0। तो देखते हैं I1 धारा, सिग्मा I मतलब किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का हमारा बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए, 0। तो सिग्मा I, देखिए धारा बाहर की ओर निकल रही है I1, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, I1 लिख देंगे, प्लस यही पॉइंट समझने वाला है बेटा, बाकी तो हमने थ्योरी आपको चित्र से बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो धाराएं हमारी आती हैं उनको हम माइनस चिन्ह से, ठीक है, जो बाहर की ओर जा रहे हैं माइनस से, जो अंदर जा रहे हैं उनको प्लस से। दूसरा I2 है, I2 क्या है, अंदर की ओर जा रही है तो प्लस I2। ठीक है, तीसरा I3, देखिए वो भी अंदर की ओर जा रही है तो I3। अगला क्या होगा, I4, देखिए बाहर को जा रही है तो हम प्लस चिन्ह लगा लेंगे, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा I4 और अगला क्या है I5, इनका योग क्या है 0। क्लियर हुआ, यानी माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 और माइनस I5, जितने भी हमारे माइनस वाले हैं, माइनस माइनस माइनस, इनको हम क्या उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, I2
प्लस I3 बराबर क्या होगा हमारा I1 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, यानी I2 और I3 इक्वल टू I1 I4 I3 तो सॉरी I5। तो हम यहां से कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। संधि पर यानी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग परस्पर क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम यानी अर्थात किरचॉफ का नियम, इस नियम को हम आवेग संरक्षण का ही नियम कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये नियम आवेग संरक्षण का ही नियम है क्योंकि संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है। तो ये तो हुआ आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके बाद हमारा आता है दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम कैसा नियम है हमारा लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। बेटा, लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि लूप लॉ एंड वोल्टेज लॉ, यानी किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के यानी इसके प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यानी प्रत्येक बंद परिपथ के, ठीक है, प्रत्येक बंद परिपथ के भाग में और उनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत धारा के प्रतिरोध के गुणनफल को तथा उसके जो संगत धाराएं हैं उसके, ठीक है, उसके गुणनफल को यानी संगत धारा E के गुणनफल को, ठीक है, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? यानी IR उन परिपथों में बंद भाग में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का यानी I धारा और उसके समान प्रतिरोध I, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का मान यानी I और R के योग का बीजगणितीय मान। यहां से देखिए डिफाइन करेंगे हम I और R के योग का बीजगणितीय मान उस परिपथ में लगे किसके बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें हमारे दो सेल होंगे, दो विद्युत वाहक बल होंगे तो दो मान। ठीक है, यानी धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योग का मान विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, ये हमारा होता है लूप यानी धारा के नियम से संबंधित। यहां से हम इस परिभाषा को भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसी का एक फिगर बनाते हैं किस तरीके से, ये रहा। ठीक है, एक हम इसमें 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेल लगा दिया। ठीक है, ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया। दूसरा हमने यहाँ पर सेल लगा दिया और इसमें भैया प्रतिरोध हमने एक लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा खंड हमने बना लिया और तीसरे खंड में हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम इसको, और इसको हम भाग ए यानी बंद पाश ए कह लेते हैं, इसको पाश 2 कह लेंगे, भाग 2 यानी ये जो हमारा यहाँ पर बंद भाग यानी जो हमारा एक ये होगा बंद पाश 1 और बंद पाश हमारा 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमारे कितने प्रतिरोध लगे हैं 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1
R2 R3, ठीक है, 3 प्रतिरोध लगे हैं। तो यहाँ पर सेल कितने, इसको हमने A मान लिया और उधर वाले को क्या कर लेंगे हम B मान लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर I1 और I2 और I3 यानी I1 I2 और I3 तीन धाराएं होंगी, I1 I2 और I3। क्लियर हो रहा है? देखिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, दो हमारे विद्युत वाहक बल यानी सेल लगाएंगे, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, ठीक है। और इसमें धारा किस तरीके से बहती है, इस तरीके से, यानी किधर की ओर धारा बहेगी यहाँ पर, ठीक है, दोनों बंद पाशों से धारा किधर को बहेगी, इधर की ओर धारा बहती है ऐसे, ठीक है, यानी माइनस से प्लस की ओर इस तरीके से धारा बहती है। तो यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल एक लगा देते हैं, यहाँ पर विद्युत वाहक बल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये इसका फिगर बनकर तैयार हो जाएगा धारा और वोल्टता के नियम का। और ये देखिएगा क्या होगा, इन दोनों का बीजगणितीय योग हमारा क्या कहलाएगा, I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 यहाँ पर धारा बह रही है, जो इसमें आ रही थी धारा दोनों से वो यहाँ पर आएगी, दोनों का मिलकर के योग I1 और I2। अब हम बात करते हैं इस नियम को लगाते समय, जब हम इस धारा की दिशा में चलते हैं, यानी इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, लिख लेंगे इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर क्या होता है, धारा की दिशा में चलने पर या चलते हैं तो धारा का संगत प्रतिरोध की गुणा धनात्मक लेते हैं। चलने पर या चलते हैं तो धारा के संगत प्रतिरोध क्या होता है, धारा के संगत प्रतिरोध की गुणा को, प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तथा जब सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, जब यानी यहां से क्या कहेंगे, इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलते हैं तो धाराओं के संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं, तथा ऋण इलेक्ट्रोड से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। परिपथ में दो सेलें E1 ये हमने मान लिया, E1 और E2, दो सेलें E1 व E2 है, ठीक है। परिपथ में दो सेलें E1 व E2 है तथा तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तथा तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं बेटा, R1, R2, R3 है। देखिए हम एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करा रहे हैं ताकि कहीं बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको कोई डाउट ना रहे, आप फिर इसको चाहे जैसे लिख सकते हैं। R1 देखिए दो विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं तथा तीन प्रतिरोध हमारे R1, R2 और R3 हैं। यदि R1 और R2 यदि हम बात करें R1 और R2 में, तो R1 और R2 में बहने वाली धाराएं कौन सी हैं, I1 व I2 हैं। यदि R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्या हैं, I1 और I2 हैं, I1 व I2 हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक बंद पाश एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रतिरोध R1 और R2 लगे हैं,
जिनमें हमारी दो धाराएं भी कौन कौन सी बह रही हैं, I1 व I2 हैं, ठीक है। तो बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर क्या होगा, तो बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर यानी ये वाला, तो बिंदु ए पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर, जब इस पर पहला नियम लगाएंगे तो क्या होगा, R3 में बहने वाली धारा I2 यानी I1 और I2 होगी, तो I3 में बहने वाली धारा यानी क्या होता था, उसमें उधर की धाराएं और इधर की धाराओं का योग बराबर होता था। जब इस पॉइंट पर हम किरचॉफ का नियम लगा देंगे तो यानी तीसरे R3 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, R3 में बहने वाली धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। दिख रहा आप लोगों को, तो यानी बिंदु ए पर किरचॉफ का नियम लगाने पर तो बंद पाश यानी 2 में यानी R3 पर बहने वाली धारा कौन सी होगी, I1 प्लस I2 होगी, इसलिए बंद पाश 2 में, ठीक है, बंद पाश। तो यहां से मैं बात कर रहा था कि इस परिपथ में कितने वो हमारे दो पाश हैं, एक बंद पाश 1 है और एक बंद पाश 2 है। जब हमारे पास दो बंद पाश हैं तो हम यहां से किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पाश 1 के लिए, ठीक है, यहां से हम बात करेंगे बंद, इसके लिए बंद पाश 1 के लिए, ठीक है, बंद पाश 1 के लिए क्या है हमारा, देखिए बंद पाश 1 के लिए इस पर हम धारा तथा वोल्टता का नियम लगाएंगे। बंद पाश 1 के लिए इसमें हम किरचॉफ के दूसरे नियम से बात करेंगे, यानी बंद किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश 1 के लिए, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा क्या होगा, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, यानी बंद पाश 1 के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर यहाँ पर क्या होगा, बराबर E1 माइनस E2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बंद पाश 1 के लिए। अब अगर हम बंद पाश 2 की बात करते हैं, बंद पाश 2 के लिए, ठीक है, जब यहां से हम बंद पाश 2 के लिए बात करेंगे, इसी प्रकार बंद पाश 2 के लिए, बंद पाश 2 में क्या होगा, देखिए I2 और R2 यानी I2 और R2 दूसरा क्या होगा, हमारी इस धारा का मान क्या है, इसमें बहने वाली धारा, बोलिए बेटा, इसमें बहने वाली धारा का मान क्या है, I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 और ये हमारा क्या है R3, यानी देखिए इन दोनों का योग हो गया हमारा यहाँ पर, यानी I2 और R2 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, और इंटू में R3 हमारा जो तीसरा प्रतिरोध था। हम बात करें बंद पाश 2 के लिए, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा E2, ठीक है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम यही हमारा क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम। यह नियम क्या कहलाता है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपसे अगर पूछ दे 1 नंबर क्वेश्चन में कि किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है,
किसको प्रदर्शित करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है और पहला संवेग यानी आवेग संरक्षण को दर्शाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, प्रॉपर नोट बनाइएगा और रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। और अगले पार्ट में मिलते हैं, एक बढ़िया सा डेरिवेशन आने वाला है इसके बाद, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का नियम जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।